Water, water, water. Water is everywhere. Oh my God. What is this happening in this world? बेटा आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है पूरी दुनिया में टोटल कितना, पूरे वर्ल्ड में टोटल 70% वाटर है और 30% लैंड बॉडी है, ज़मीन है। टोटल 70% वाटर है और 30% जो है वो लैंड है। क्या चल रहा है ये? फिर भी पीने को पानी नहीं है, ऐसा क्यों है? तो चलिए इसी के पीछे के रीजंस जानेंगे आज हम अपने नए चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वाटर साइकिल नहीं, ओनली वाटर। क्लास 7 से चैप्टर नंबर 5 केवल वाटर आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज मैं। थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लिया जाए जिससे कि हमारे होनहार बच्चों को कुछ खास दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें वाटर। और वाटर को समझने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वाटर साइकिल क्या होती है। साइकिल तो आप सभी चलाते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। साइकिल तो सभी चलाते हैं, पर क्या पानी की साइकिल चलाते हो क्या कभी? पानी की साइकिल आप कैसे चलाओगे भाई? वाटर साइकिल तो केवल नेचर चला सकती है, हम नहीं चला सकते, ठीक है। होता क्या है वाटर साइकिल, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। जैसा कि हमें पता है बेटा, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में, हर जगह वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर क्या है? हर जगह प्रेजेंट है। और वाटर क्या है? एक तरह का नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचर हमें प्रोवाइड करती है पानी। तो रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में हर जगह पानी प्रेजेंट है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक वाटर बॉडी बना ली, मान लीजिए एक छोटी सी मैंने क्या बना दी बेटा, लेक, एक छोटी सी झील बना दी मैंने, ठीक है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक छोटी सी लेक बना दी और इसमें क्या है, इसमें पानी डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया? वाटर है इस लेक में, ठीक है। अब होगा क्या कि सनलाइट इस पानी के ऊपर डायरेक्ट गिरेगी, सनलाइट इस पानी के ऊपर डायरेक्ट गिरेगी और फिर उसी के बाद ये होने वाला है, ये पानी वेपर बन के ऊपर उठेगा। ये पानी वेपर बन के ऊपर उठेगा। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवैपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इवैपोरेशन, ठीक है ना। जब हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से पानी वेपर बन जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इवैपोरेशन, ठीक है। फिर ये पानी क्या होगा बेटा मेरे बच्चों? ये पानी धीरे धीरे वेपर बन के ऊपर उठेगा और ऊपर आते 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 ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा क्लाउड। क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा क्लाउड। क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, बादल बनेंगे। क्योंकि ऊपर जब पानी जाएगा ना, जब पानी ऊपर उठेगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा बेटा, कूल, कंडेंस होना शुरू करेगा, ठीक है। तो पानी बेटा कंडेंस होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। पानी कंडेंस होना शुरू करेगा, ऊपर उठता उठता ठंडा होगा तो क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे, पानी कंडेंस होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना। व्हेन वेपर स्टार्ट्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म, इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। जब वेपर वापस से अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। एक मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है ट्रांसपिरेशन, ये और बता देता हूँ। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? पेड़ की जो पत्तियाँ होती है, पेड़ की, ट्री की जो लीव्स होती है, उनमें भी तो पानी होता है, उनमें भी पानी होता है ना, है ना। हाँ, तो होता क्या है, सनलाइट की वजह से इन लीव्स में से पानी वेपर बन के ऊपर उठ जाता है। अच्छा, लीव्स में पानी कहाँ से आता है? इन रूट्स के थ्रू। ज़मीन के नीचे तो पानी होता है, रूट्स क्या करती हैं? इस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और फिर ये पानी क्या आता है? ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है। फिर पानी ऊपर आ जाएगा लीव्स में, और लीव्स से ये पानी कहाँ? वेपर बन के ऊपर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन, ठीक है।
तो ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। फिर जब पानी क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, जब वाटर क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद वो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन के इस तरह नीचे गिरेगा, पानी की बूंद बन के इस तरह नीचे गिरेगा। तो ये जो पानी का गिरना, क्लाउड का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके नीचे की तरफ गिरना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, बारिश होना, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और फिर वापस से ये जो पानी है बेटा, ये वापस से वाटर क्या होगा, सन के हीट की वजह से फिर इवेपोरेट होगा, फिर क्लाउड बनाएगा, और फिर क्लाउड से वापस से बारिश होगी, फिर वापस से ये इवेपोरेट होकर क्लाउड बनाएगा, क्लाउड से फिर वापस से बारिश होगी। तो वाटर साइकिल में ये जो प्रोसेस है बेटा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहते हैं और ये एक तरह से एक साइकिल बनाते हैं। इसलिए मैंने इनका नाम, मैंने क्या, पूरी दुनिया ने इसका नाम क्या रखा है, वाटर साइकिल। समझ आ गया होगा मेरे बच्चों को, आई थिंक। ओके बेटा, क्लास 7 आप लोगों का चैप्टर 5 चल रहा है, चैप्टर का नाम है वाटर। जो बच्चे सो रहे हैं वो कृपया जाग जाएं प्लीज़, ठीक है। चैप्टर 5, चैप्टर का नाम है वाटर, और वाटर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक अपना स्टडी कर रहे हैं वाटर साइकिल, ठीक है बेटा। तो नोट कर लो इसको जल्दी से। तो चलिए बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, कि वाटर बॉडीज़ किस तरह, कहाँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद हम देखेंगे ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन के भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, जिनकी मैं बात करूँगा आपके सामने आज, ठीक है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि वाटर बॉडीज़ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, सलाइन वाटर जो है वो ज़्यादातर ओशंस में प्रेजेंट है, ज़्यादातर समुद्र में प्रेजेंट है। तो वो कितना है, 97.3% सलाइन वाटर है। फ्रेश वाटर जो है उसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये सब सोर्सेज हैं बेटा फ्रेश वाटर के। फ्रेश वाटर के ये सारे सोर्सेज हमारे पास, जिसमें मैं बात करूँ तो आइस कैप जो है वो है 2%, ग्राउंड वाटर है 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स जो है 0.0009%, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक है 0.0009%, एटमॉस्फेयर में कितना वाटर प्रेजेंट है 0.0019%, और लास्ट अपना आता है रिवर्स में कितना वाटर प्रेजेंट है 0.0001%। अगर आप इन सब का टोटल करते हैं, अगर आप इन सब का टोटल करते हैं तो टोटल 100% बनता है। मतलब इतना पूरा वाटर जो अर्थ पे प्रेजेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, देखो ओशन, समुद्र का पानी कंटिन्यूसली क्या होता है बेटा, मूव करता रहता है। समुद्र का पानी कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो इसके मूवमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ओशन सर्कुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो फर्स्ट है वेव्स, सेकंड है टाइड्स, थर्ड है करंट्स। तो ये ओशन सर्कुलेशन के क्या है बेटा, 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम अब पढ़ेंगे क्या, अपना वेव्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सबको नोट कर लीजिए, फिर जिससे मैं आपको वेव्स के बारे में बता सकूं। जल्दी से लिख लीजिए बेटा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वेव्स। वेव्स के बारे में बात करते हैं। व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, मतलब कि जब समुद्र पे जो समुद्र की जो लेयर है, लेयर जो है, अपर लेयर जो है, सरफेस जो है, उस पर जब पानी उठता है और गिरता है, दे आर कॉल्ड वेव्स। जब पानी ऊपर उठता है, पानी नीचे गिरता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेव्स बोलते हैं। वेव्स किस वजह से बनती है, क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके पीछे बनने का रीज़न है अर्थक्वेक, या तो भूकंप आएगा तब पानी की लेयर ऊपर नीचे उठेगी, या वॉल्केनिक इरप्शन, समुद्र के अंदर कहीं वॉल्केनो फटा होगा, कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने की वजह से वेव ऊपर नीचे होंगी, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, या फिर समुद्र के अंदर पानी जो है उससे लैंडस्लाइड हुआ हो समुद्र के नीचे। इन तीनों कारणों की वजह से वेव्स ऊपर नीचे उठती गिरती रहती है। और बेटा ये वेव्स का ऊपर नीचे उठना कभी कभी क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है, और कभी कभी ये वेव्स सुनामी का रूप ले लेती है। अब तक की सबसे ऊंची सुनामी, अब तक की सबसे कह लो कि डेंजरस सुनामी जो मेज़र की गई है, सुनामी मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, 150 मीटर हाइट तक ये सुनामी उठी थी। और इंडिया में भी 2004 में सुनामी आई थी। इंडिया के कोस्टल एरियाज़ जो हैं
वो उनको काफ़ी डैमेज पहुंचा था, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है अपना मेनली, उसके ऊपर इस सुनामी का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो ये है वेव्स के बारे में, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका, टाइड्स के बारे में। लिख लीजिए बेटा जल्दी से इसको। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना टाइड्स। टाइड्स में किस तरह हम डिफाइन करेंगे, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे। मतलब कि एक दिन में जब 2 बार समुद्र का पानी उठता गिरता है एक रिदम में। रिदम मतलब कि जैसे गाना बजता है ना, बीट्स बजती हैं एक रिदम में, तो वैसे ही जब समुद्र का पानी दिन में 2 बार एक रिदमिक मूवमेंट शो करता है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, टाइड। टाइड बेटा 2 तरीके के हो गए, हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड कब होता है, जब ओशन वाटर जो है वो सी शोर्स को, मतलब किनारों को कवर कर जाए, उनसे ऊपर चला जाए, तो अपन बोलते हैं हाई टाइड, ठीक है। और लो टाइड कब होता है, जब समुद्र का पानी किनारों से नीचे रहे, जब वो जो राइज हो रहा है, रिदमिक राइज जो हो रहा है, वो थोड़ा लो लेवल पे रहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लो टाइड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हाई टाइड लो टाइड है आपके सिलेबस में। अच्छा, ये टाइड्स होते क्यों हैं, इनके पीछे कारण क्या है। एक्चुअल में क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, मतलब कि सन और मून अर्थ के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिस वजह से ये टाइड्स आते हैं। और इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैं बेसिकली आपको 2 तरीके के टाइड्स में आपको समझाना चाहता हूँ। एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है नीप टाइड, ठीक है। ये दोनों तरीके के टाइड्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब सन, मून और अर्थ ये तीनों एक सेम लाइन पे रहें, ये तीनों सेम लाइन पे रहें, जब एकदम स्ट्रेट आमने सामने रहें, तब सन और मून जो ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा अर्थ के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होगा। दोनों का मिलके जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है स्प्रिंग टाइड। और ये टाइड जो होता है बेटा, ये हाईएस्ट होता है, क्योंकि दोनों का फोर्स मिलके लगेगा, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो इनकी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट होगा पानी, तो इसलिए इस तरफ जो टाइड बनते हैं वो हाई टाइड बनते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, सन, अर्थ और मून ये सेम लाइन पे नहीं होते। क्या होता है, सन तो इस तरफ है और मून दूसरी डायरेक्शन में होता है कहीं और। तो इस समय क्या होता है, मून अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इधर से सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो पानी समझ नहीं आता पानी किस तरफ उठे, पानी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस तरफ अट्रैक्ट हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हाई टाइड नहीं बन पाते, यहाँ पे लो टाइड बन पाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, अपन नीप टाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे नीप टाइड बोलते हैं। जल्दी से इन डायग्राम्स को और इनको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। अब तक हमने टाइड्स पढ़ लिया, टाइड्स क्या होते हैं, अब उनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस पहला, टाइड्स किस में मदद करते हैं, नेविगेशन में। नेविगेशन मतलब जो सेलर्स अपने शिप्स लेके जाते हैं, ट्रेडर्स जो जाते हैं ओशन समुद्र में उतरते हैं, जो उनको शिप चलाने में हेल्प करते हैं टाइड। क्योंकि आप मान लो अपनी शिप लेके इस डायरेक्शन में जा रहे हो और समुद्र की लहर भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इजीली आपका शिप मूव करेगा। अगर समुद्र की लहर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको मुश्किल बहुत आएगी उसको कंट्रोल करने में। इसलिए तो ये किस में हेल्प करते हैं, नेविगेशन में। और किस में हेल्प करते हैं, फिशिंग में बेटा। फिशिंग में कैसे हेल्प करते हैं, देखो जब हाई टाइड लो टाइड आता है तो जो फिशेज हैं, मछलियाँ हैं, वो किनारे पे आ जाती हैं बहुत आसानी से। तो जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनको बहुत आसान हो जाता है मछलियों को पकड़ना, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है, जब हाई टाइड लो टाइड बनता है तो समुद्र की लहरें, पानी में क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पानी क्या है, मूव करता है बहुत तेज़ी से। तो एक जगह क्या है, टरबाइन लगा देते हैं किनारों पे, सी शोर्स पे कहीं पे, उनसे क्या होता है, पानी उन टरबाइन से टकराता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टरबाइन के थ्रू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी टाइड्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओशन करंट। ओशन करंट क्या होते हैं बेटा, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। पानी की कोई स्ट्रीम जो समुद्र के ऊपर किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको बोला जाता है क्या, ओशन करंट। ओशन करंट बेटा 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के हैं, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये है पोल्स और ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक्स,
ठीक है। तो जो वार्म ओशन करंट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वार्म वाले की बात कर रहा हूँ, वार्म वाला ओरिजिनेट होता है ट्रॉपिक्स के आसपास से, यहाँ से ओरिजिनेट होता है और पोल्स की तरफ जाता है। यहाँ मैं W लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये वार्म ओशन करंट है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है आपके सामने गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म ओशन करंट है बेटा, ठीक है। कोल्ड ओशन करंट जो है ये पोल से स्टार्ट होके ट्रॉपिक्स की तरफ आता है, ये पोल से स्टार्ट होके ट्रॉपिक की तरफ आता है, मतलब कि ठंडी जगह से शुरू होता है और गर्म जगह पे आता है, ये है कोल्ड ओशन करंट। और वार्म ओशन करंट गर्म जगह से शुरू होके ठंडी जगह पे जाता है। तो इसका एग्जांपल है बेटा लैब्राडोर ओशन करंट, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या आपके मतलब ये बेनिफिट फ़ायदे पहुँचाता है। तो पहला है इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। भाई वार्म ओशन करंट जब किसी जगह पे जाता है तो गर्म पानी जाता है, एक तरह से समझो गर्म पानी उस जगह पे जाता है, तो जाहिर सी बात है वो उस जगह का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर असर डालेगा। और कोल्ड ओशन करंट जब कहीं पे आता है तो ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आता है, तो वो जब इक्वेटर पे आएगा तो उस जगह के क्लाइमेट के ऊपर असर डालेगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि समथिंग 40 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास बेटा, 40 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट दोनों एक दूसरे से मिक्स होने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाते। एक्चुअल में होता क्या है, ये मिक्स नहीं हो पाते तो फिर ये एक दूसरे के चारों तरफ क्या करते हैं, इस तरह गोल 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 घूमते रहते हैं। और इससे वहाँ पे क्या बनता है बेटा, एक साइक्लोन बनता है, तूफान बनता है समुद्र के अंदर, ठीक है। और ये तूफान जो आवाज़ आती है ना, इससे आवाज़ आती है, उसमें इस तरह इसको बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे कोई शेर दहाड़ रहा है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए 40 डिग्री लैटिट्यूड को रोरिंग 40s भी बोला जाता है। रोअर करना मतलब शेर की दहाड़, तो यहाँ पे ऐसा लगता है शेर दहाड़ रहा है जैसे, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर असर डालता है। और नेक्स्ट बात करूँ, प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट मिलेगा, जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट मिलेगा वहाँ पे आपको मछलियाँ भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो आप ओशन करंट को डिफ्रेंशिएट करके ये पता लगा सकते हो कि कोल्ड ओशन करंट कहाँ पे है। वहाँ पे आपको वार्म ब्लडेड फिश मिलेगी और वो वार्म ब्लडेड फिश जो है वो आपके खाने के लिए अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो ये जो ओशन करंट होते हैं बेटा, ये एक तरह से बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ, ये तो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी, एक नुकसान और बताता हूँ। टाइटैनिक मूवी देखिए, टाइटैनिक मूवी में क्या हुआ था कि कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट एक जगह पे मिले और वहाँ पे क्या बन गया बेटा, फॉग बन गया, धुंध। तो समुद्र में क्या होता है, कभी कभी इस तरह का फॉगी क्लाइमेट भी बन जाता है। तो जो सेलर्स होते हैं, जो जाते हैं शिप्स लेके, उनको बहुत दिक्कत होती है और कभी कभी क्या होता है, शिप डूब भी जाता है, ऐसा होता है। ऐसा टाइटैनिक में हुआ था कि जो सेलर जो शिप चला रहा था उसको सामने वाला आइसबर्ग नहीं दिखा और इस वजह से वो आइसबर्ग से स्ट्राइक कर गया, कोलाइड कर गया और वो शिप को नहीं संभाल पाया। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है एक तरह से ओशन करंट का कि ये जहाँ पे मिक्स होते हैं वार्म और कोल्ड ओशन करंट, वो वहाँ पे फॉग बनाते हैं, मतलब धुंध बनाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। आप लोगों को मैंने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो इनको अपनी नोटबुक में लिख के प्लस क्वेश्चन आंसर आपके पास बुक्स में है, तो आप उनको वहाँ से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और प्लस इस चैप्टर को लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। Water is everywhere. Oh my God, what is this happening in this world? बेटा आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है पूरी दुनिया में टोटल कितना, पूरे वर्ल्ड में टोटल 70% वाटर है और 30% लैंड बॉडी है, ज़मीन है। टोटल 70% वाटर है और 30% जो है वो लैंड है। क्या चल रहा है ये? फिर भी पीने को पानी नहीं है, ऐसा क्यों है? तो चलिए इसी के पीछे के रीजंस जानेंगे आज हम अपने नए चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वाटर साइकिल नहीं, ओनली वाटर। क्लास 7 से चैप्टर नंबर 5 केवल वाटर आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज मैं। थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लिया जाए जिससे कि हमारे होनहार बच्चों को कुछ खास दिक्कत ना आए, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करें।
वाटर। और वाटर को समझने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वाटर साइकिल क्या होती है। साइकिल तो आप सभी चलाते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, साइकिल तो सभी चलाते हैं, पर क्या पानी की साइकिल चलाते हो क्या कभी? पानी की साइकिल आप कैसे चलाओगे भाई? वाटर साइकिल तो केवल नेचर चला सकती है, हम नहीं चला सकते, ठीक है। होता क्या है वाटर साइकिल, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। जैसा कि हमें पता है बेटा, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में, हर जगह वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। और वाटर क्या है, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचर हमें प्रोवाइड करती है पानी। तो रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में हर जगह पानी प्रेजेंट है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक वाटर बॉडी बना ली, मान लीजिए एक छोटी सी मैंने क्या बना दी बेटा, लेक, एक छोटी सी झील बना दी मैंने, ठीक है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा कैसा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक छोटी सी लेक बना दी और इसमें क्या है, इसमें पानी डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, वाटर है इस लेक में, ठीक है। अब होगा क्या कि सनलाइट इस पानी के ऊपर डायरेक्ट गिरेगी, सनलाइट इस पानी के ऊपर डायरेक्ट गिरेगी और फिर उसी के बाद ये होने वाला है, ये पानी वेपर बन के ऊपर उठेगा, ये पानी वेपर बन के ऊपर उठेगा। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है ना। जब हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से पानी वेपर बन जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन, ठीक है। फिर ये पानी क्या होगा बेटा मेरे बच्चों, ये पानी धीरे धीरे वेपर बन के ऊपर उठेगा और ऊपर आते 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 ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्लाउड। क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा क्लाउड। क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, बादल बनेंगे, क्योंकि ऊपर जब पानी जाएगा ना, जब पानी ऊपर उठेगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा बेटा, कूल, कंडेंस होना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो पानी बेटा कंडेंस होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। पानी कंडेंस होना शुरू करेगा, ऊपर उठता उठता ठंडा होगा तो क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे, पानी कंडेंस होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना। व्हेन वेपर स्टार्ट्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म, इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। जब वेपर वापस से अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। एक मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, ट्रांसपिरेशन, ये और बता देता हूँ। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, पेड़ की जो पत्तियाँ होती है, पेड़ की, ट्री की जो लीव्स होती है, उनमें भी तो पानी होता है, उनमें भी पानी होता है ना, है ना। हाँ, तो होता क्या है, सनलाइट की वजह से इन लीव्स में से पानी वेपर बन के ऊपर उठ जाता है। अच्छा, लीव्स में पानी कहाँ से आता है, इन रूट्स के थ्रू। ज़मीन के नीचे तो पानी होता है, रूट्स क्या करती हैं, इस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और फिर ये पानी क्या आता है, ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, फिर पानी ऊपर आ जाएगा लीव्स में, और लीव्स से ये पानी कहाँ, वेपर बन के ऊपर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। फिर जब पानी क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, जब वाटर क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद वो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन के इस तरह नीचे गिरेगा, पानी की बूंद बन के इस तरह नीचे गिरेगा। तो ये जो पानी का गिरना, क्लाउड का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके नीचे की तरफ गिरना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, बारिश होना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और फिर वापस से ये जो पानी है बेटा, ये वापस से वाटर क्या होगा, सन के हीट की वजह से फिर इवेपोरेट होगा, फिर क्लाउड बनाएगा, और फिर क्लाउड से वापस से बारिश होगी, फिर वापस से ये इवेपोरेट होकर क्लाउड बनाएगा, क्लाउड से फिर वापस से बारिश होगी। तो वाटर साइकिल में ये जो प्रोसेस है बेटा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहते हैं और ये एक तरह से एक साइकिल बनाते हैं। इसलिए मैंने इनका नाम, मैंने क्या, पूरी दुनिया ने इसका नाम क्या रखा है, वाटर साइकिल। समझ आ गया होगा मेरे बच्चों को, आई थिंक।
ओके बेटा, क्लास 7 आप लोगों का चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर का नाम है वाटर। जो बच्चे सो रहे हैं वो कृपया जाग जाएं प्लीज़, ठीक है। चैप्टर 5 चैप्टर का नाम है वाटर, और वाटर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक अपना स्टडी कर रहे हैं वाटर साइकिल, ठीक है बेटा। तो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, कि वाटर बॉडीज़ किस तरह कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद हम देखेंगे ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन के भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जिनकी मैं बात करूँगा आपके सामने आज, ठीक है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि वाटर बॉडीज़ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, सलाइन वाटर जो है वो ज़्यादातर ओशंस में प्रेजेंट है, ज़्यादातर समुद्र में प्रेजेंट है। तो वो कितना है, 97.3% सलाइन वाटर है। फ्रेश वाटर जो है उसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये सब सोर्सेज हैं बेटा फ्रेश वाटर के। फ्रेश वाटर के ये सारे सोर्सेज हमारे पास, जिसमें मैं बात करूं तो आइस कैप जो है वो है 2%, ग्राउंड वाटर है 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स जो है 0.0009%, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक है 0.0009%, एटमॉस्फेयर में कितना वाटर प्रेजेंट है 0.0019%, और लास्ट अपना आता है रिवर्स में कितना वाटर प्रेजेंट है 0.0001%। अगर आप इन सब का टोटल करते हैं, तो टोटल 100% बनता है। मतलब इतना पूरा वाटर जो अर्थ पे प्रेजेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, देखो ओशन समुद्र का पानी कंटिन्यूसली क्या होता है बेटा, मूव करता रहता है। समुद्र का पानी कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो इसके मूवमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ओशन सर्कुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो फर्स्ट है वेव्स, सेकंड है टाइड्स, थर्ड है करंट्स। तो ये ओशन सर्कुलेशन के क्या है बेटा, 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम अब पढ़ेंगे क्या, अपना वेव्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सबको नोट कर लीजिए, फिर जिससे मैं आपको वेव्स के बारे में बता सकूं। जल्दी से लिख लीजिए बेटा।